प्रवक्ता आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वैसे तो हम सभी को पता है कि भाषा जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना भाषा के हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। तो अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। तरह से भाषा बहुत ही अर्थपूर्ण होना भी आवश्यक ही है, क्योंकि अगर हमारी भाषा ठीक नहीं रहा तो यानी कि अर्थपूर्ण नहीं रहा तो सामने वाले को वो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए भाषा का अर्थपूर्ण होना यानी कि मानक भाषा होना वहां पर बहुत ही आवश्यक है। तो भाषा को अर्थपूर्ण होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, व्याकरण। बिना व्याकरण के हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो भाषा निरर्थक रहेगा, अर्थपूर्ण नहीं रहेगा। व्याकरण को हम अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, उसकी जानकारी अच्छे से हासिल करेंगे, तभी हम अपनी भाषा को अर्थपूर्ण रूप से दूसरों के सामने अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा को अर्थपूर्ण करने के लिए, अर्थपूर्ण रूप से बात करने के लिए और दूसरों के समक्ष अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए व्याकरण का जानना और उसे सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं इस कक्षा में आपको व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक यानी कि एक विषय के बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, कारक। कारक जो है हमारे भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र अदा करता है। वहां पर कारक बहुत ही आवश्यक होता है। बिना कारक के हमारे वाक्य जो है अर्थपूर्ण नहीं हो सकते। अर्थपूर्ण अगर नहीं रहा तो उसका कोई महत्व भी नहीं रहेगा। किसी भी विषय का महत्व होने के लिए और किसी भी विषय की जानकारी हासिल करने के लिए और हमें जो विचार पता होता है, जो विषय हम जानते हैं, उसे दूसरों के समक्ष व्यक्त करने के लिए हमारी जो विचार है और हमारी जो भाषा है वो परिपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो आज के कक्षा में मैं कारक के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो कारक के बारे में जानकारी हासिल करने से हम भाषा को परिमार्जित रूप से यानी कि बहुत ही शुद्ध रूप से, मानक रूप से बात करने के लिए हमें ये कारक बहुत ही उपयुक्त होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो जानते हैं कारक के बारे में। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। अर्थात व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधे हुए हैं और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ने, को, से शब्द ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यहाँ पर क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया है। यदि ये शब्द नहीं होता तो, ना होता तो क्या होता? किसी भी शब्द का एक दूसरे के साथ वहां पर क्रिया के साथ कोई भी आपस में संबंध नहीं रहता। तो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही हम कारक कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कारक के भेद। कारक के 8 प्रकार है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। एक एक कर हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर मैंने उसके बारे में बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आने के लिए यहाँ पर मैंने कारक के कार्य और विभक्तियां दोनों को, यहाँ पर कारक के भेद और उनके कार्य और विभक्ति चिन्ह को मैंने यहाँ पर एक टेबल के जरिए आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश किया है मैंने। यहाँ पर सबसे पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का कार्य क्रिया को पूरा करने वाला, उसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक क्रिया को प्रभावित करने वाला, विभक्ति चिन्ह को। करण कारक क्रिया का साधन, उसका चिन्ह से, के द्वारा। संप्रदान कारक जिसके लिए काम होता है, के लिए। अपदान कारक जहां पर अलगाव के बारे में पता चलता है, विभक्ति चिन्ह से। संबंध कारक
जहां पर पदों में संबंध हो। विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक क्रिया का आधार होना, में, पर। संबोधन कारक किसी को पुकारना। विभक्ति चिन्ह हे, अरे, हो आदि। तो इसके